बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेकंड ईयर क्लास गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फोर्डावास। तो बेटा आज हम सेकंड ईयर जो है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 है, पार्ट सेकंड है और इसका टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम यूँ करते हैं, सबसे पहले है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करना। अब इसकी हमारे पास इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसकी दो ब्रांचेस हैं। पहली जो इसकी ब्रांच है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो अगर इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक के हम दो हिस्से दें तो एक लफ्ज़ बनता है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक मीन रेस्ट, यानी कि चार्जेस एट रेस्ट इसका मीनिंग बनेगा। हम ये कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। जब चार्जेस को हम स्टडी करेंगे, जब रेस्ट पे हम उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसकी बेटा जो दूसरी ब्रांच हमारे पास है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब स्टैटिक्स की जगह हमारे पास आ गया डायनामिक। डायनामिक मीन काइनेटिक, जैसे हम कहते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक पढ़ा था, इसी तरह स्टैटिक का जो अपोजिट है वो है डायनामिक, मूव करने वाला। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मीन चार्ज इन मोशन, जिसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम यूँ कहना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन, यानी कि जब चार्जेस रेस्ट पे हों और उनको स्टडी किया जाए तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब चार्जेस मोशन में हो उसे हम कहना चाहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, या हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसकी दो ब्रांचेस थी। आगे हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट पे हैं। तो हम यूँ करना चाहते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस जब रेस्ट पे हों उनकी प्रॉपर्टीज़ को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ? तो बेटा जब हम किसी ग्लास रॉड को किसी सिल्क के साथ, किसी रेशम के पीस के साथ जब इसको रब करते हैं तो उस रॉड के ऊपर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिनकी वजह से वो हल्के हल्के जो बॉडीज़ हैं, जो पार्टिकल हैं, उनको अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। हम इसको यूँ कहेंगे व्हेन अ ग्लास रॉड इज़ रब्ड विद सिल्क इट अक्यर या अटेन हासिल कर लेते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल लाइट बॉडीज़ विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, और उस जिस्म को हम कहेंगे इलेक्ट्रीफाइड। आगे बेटा इसकी चार्ज की दो टाइप्स हैं। हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। अब जैसा कि हम प्रोटॉन के ऊपर हम कहते हैं चार्ज पर पॉजिटिव है और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम कहते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कॉलम, और जो नेगेटिव चार्ज है वो हम कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, वो होगा -1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कॉलम। दोनों की मैग्नीट्यूड वैल्यू आपके पास सेम होंगी। अब हम इस फिगर में देखें तो पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हों या दोनों चार्ज नेगेटिव हों उन्हें कहते हैं लाइक चार्जेस, इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अगर दोनों चार्जेस अनलाइक हैं, अनलाइक से मुराद डिसिमिलर चार्जेस हैं, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनमें होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर जबकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद हम देखते हैं, हम दो टर्म पढ़ेंगे, एक होगा कंडक्टर्स, दूसरा होगा इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स से मुराद ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें करंट इजीली पास कर सकता है। हम इसको यूँ करना चाहते हैं द सब्सटेंसेस विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ या प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर है, हमारे पास कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, बहुत सारे एग्जांपल है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को उन्हें बोलते हैं कंडक्टर्स। और जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती
तो उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उनमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। या इंसुलेटर को हम कह सकते हैं नॉन कंडक्टर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ग्लास है, वो रबर है और वुड है। इन दोनों के दरमियान में कंडक्टर्स और इंसुलेटर के दरमियान होता है सेमी कंडक्टर। तो बेटा सेमी कंडक्टर जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर से वो ज़्यादा होगी और इंसुलेटर से वो कम होगी, वो इनके दरमियान में जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सेमी कंडक्टर। जैसे हम कहते हैं सिलिकॉन है, जर्मेनियम एट्सेट्रा। इसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ऐसे फोर्स जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में होल्ड कर सकते हैं और जिनकी वजह से एटम्स और एटम्स फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। द फोर्स विच होल्ड्स the positive and negative charges which make up atoms and molecules is called electric force. Coulomb's law। Coulomb's law जो है वो कॉलम जो फोर्स है वो दो पॉइंट चार्ज से मुराद एक छोटा सा चार्ज स्मॉल चार्ज होता है, और पॉइंट जब हम कहते हैं ना पॉइंट पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो पॉइंट चार्ज जहाँ भी आएगा इससे मुराद स्मॉल चार्जेस। The force between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. Suppose किया हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारे पास Q1 है, दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है, और दोनों का दरमियानी फासला हमारे पास R है। तो F1 इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के। यहाँ से ये बात हम ज़हन में बैठा लेंगे। हमने लफ्ज़ किया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं तो F पॉजिटिव आएगा, अगर Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव हैं तब भी F पॉजिटिव आएगा, अगर Q1 और Q2 में से कोई एक नेगेटिव है तो F का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। इसी वजह हम कहते हैं द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of the charges। लिहाजा मैग्नीट्यूड का लफ्ज़ लाए, the force between point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges। जितनी वो चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उतनी फोर्स ऑफ आपके पास ज़्यादा होगी। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगी, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो तभी फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगी। अगर दोनों चार में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो फिर उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। दूसरा हम इसको कहते हैं F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू 1/R का स्क्वायर। जैसे जैसे उन दोनों चार्जों का दरमियानी फासला बढ़ेगा उस तरह वो फोर्स कम होती जाएगी। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव थे तो दरमियानी फासला बढ़ाने से फोर्स ऑफ रिपल्शन वो कम होती जाएगी। इसी तरह अब इक्वेशन 1 और 2 कंबाइन करते हैं तो प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं के जो है वो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इस कांस्टेंट को हम कह सकते हैं कॉलम्स कांस्टेंट, या हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब के जो है वो डिपेंड करता है, के दो चीज़ें पर डिपेंड करता है। पहले ये करता है जो चार्जेस हैं उनके दरमियान मीडियम क्या है। अगर दो चार्जेस हैं, फ़र्ज़ के Q1 है Q2, दरमियान में क्या उसमें कोई वैक्यूम है, एयर है, कोई इंसुलेटर मटेरियल कोई रख देते हैं, तो डिपेंड करेगा दो चार्ज के दरमियान मीडियम क्या है एक। दूसरा भी ये करते हैं भी वो सिस्टम पे डिपेंड करता है कि जिस पे हमने फोर्स को, चार्ज को, आर को मेजर किया है। लिहाजा केज है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक अगर नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, और दूसरा ये डिपेंड करता है हमने सिस्टम कौन सा जो है वो सिलेक्ट किया जिसमें फोर्स, चार्ज और आर को हम मेजर करते हैं। सपोज़ किया अगर दोनों चार्ज के मान कोई भी नहीं है, जैसे वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, तब के का आंसर आएगा K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये खुद एक कांस्टेंट है,
एप्सिलॉन नॉट, यहाँ के यहाँ साइलेंस होगा। एप्सिलॉन नॉट एक खुद एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी से मुराद वो जो मीडियम हमने रखा हुआ है वो किस हद तक अलाउड करता है चार्ज की मूवमेंट को। तो परमिटिविटी ऑफ जो फ्री स्पेस है इसकी जो वैल्यू हम मालूम करते हैं वो है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 कॉलम का स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो -12 को हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, इसे हम पिको भी कहते हैं, 10 की -12। अब के में वैल्यू पुट करते हैं, तो के का वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट। तो अब हमने मल्टीप्लाई किया 4 को, फिर 3.14 को, फिर 8.85 को, जबकि 10 की -12 ऊपर जाके +12 होगी। इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा k = 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो अब एप्सिलॉन नॉट और इसके दोनों को यूनिट देखें वो अपोजिट हैं, अब आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कॉलम का स्क्वायर। तो इसे हम कहते हैं कॉलम्स लॉ इन फ्री स्पेस को यूँ कहेंगे। अब के की वैल्यू पुट कर दें तो एफ का आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो बेटा कॉलम जो फोर्स है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। इसका मतलब ये बनता है अगर Q1 ने फोर्स लगाई Q2 के ऊपर तो इसके रिस्पॉन्स Q2 भी फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर, वो मैग्नीट्यूड में सेम होगी और डायरेक्शन में अपोजिट हो, इसे कहते हैं हम म्यूचुअल फोर्स का नाम देते हैं। अब सपोज किया हमारे पास F21 है, तो हमें ये फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1। भी Q1 ने जो Q2 के ऊपर फोर्स लगाई उसको हमने डिनोट किया है F21 से। तो जैसे हमने एग्जांपल लिखा है, जैसे A वेक्टर है तो A वेक्टर इक्वल टू होगा A और A कैप, यानी कि A वेक्टर जो है, जैसे वेक्टर के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो भाई A वेक्टर इज इक्वल टू A सिंबल उसकी मैग्नीट्यूड, और A के ऊपर हमने कैप ये हेड डाला हुआ है, ये उसकी डायरेक्शन शो करेगा। अब इसी तरह देखें F21 वेक्टर, तो पहले भी इसकी मैग्नीट्यूड है F21 और नेक्स्ट R21 के ऊपर कैप, ये इसका यूनिट वेक्टर है, ये फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं F21 की, तो ये क्वेश्चन हमारे पास जैसे हमने वो 1 आ जाएगी। इसी तरह F12 ये फोर्स है जो लगाई है Q2 ने Q1 के ऊपर, इसे कहते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाई 2। एक्सर्ट लगाना अप्लाइड, Q2 ने जो Q1 पे लगाई है वो 2 है। अब इसको उसी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू, पहले उसकी मैग्नीट्यूड है और नेक्स्ट उसका यूनिट वेक्टर है। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास सेकंड इक्वेशन आई है। अब ये दोनों फोर्स हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स हैं, दोनों की जो है वो डायरेक्शन अपोजिट है। R12 इज इक्वल टू -R21 के ऊपर कैप। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस को कॉमन ले लें। अब जो ब्रैकेट में देखें क्वेश्चन 1 से, वो किसकी वैल्यू होगी, F21 की। तो बेटा F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, हैंस कॉलम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन थर्ड लॉ मोशन, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ मोशन ये कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ भी हमने ऊपर बात की थी म्यूचुअल फोर्स की, भी Q1 फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर और Q2 लगाएगा Q1 के ऊपर, दोनों फोर्सों की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उलट है, लिहाजा हम कहते हैं कॉलम्स लॉ इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हवाले से। अब दो चार्जों के दरमियान जो हमने इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है उसे हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक, ये इसको इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं। डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल दरमियान में रखने से जो इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा कम हो जाती है। जो डाइइलेक्ट्रिक है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को कम करता है एक फैक्टर से जिसे कहते हैं एप्सिलॉन आर, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दो चार्जों के दरमियान जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसको नाम दिया हमने डाइइलेक्ट्रिक का।
डाई इलेक्ट्रिक का नाम दिया हुआ है, जबकि ये जो फैक्टर एप्सिलॉन आर है इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दो चार्जों के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक रखने से अब कॉलम्स लॉ को हम यूँ लिखेंगे, एफ प्राइम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर का स्केयर। तो भाई इसमें 1 एप्सिलॉन आर हमने ले लिया कॉमन। अब जो ब्रैकेट में इक्वेशन देखें ये किसकी वैल्यू हुई है, सिंपल एफ की। यहाँ से सिंपल करते हैं, एप्सिलॉन आर को इस तरफ लेके जबकि एफ प्राइम उसके ओवर में आ जाएगा, तो एप्सिलॉन आर एफ ओवर एफ प्राइम है। अब बेटा वो फोर्स है दो चार्ज के दरमियान जब हमने कोई दरमियान में कोई रखा था वैक्यूम, कुछ भी नहीं था, और एफ प्राइम से मुराद वो इलेक्ट्रिक फोर्स है जब हमने कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है। तो अब हम पहले बात कर चुके हैं इंसुलेटिंग मटेरियल या डाई इलेक्ट्रिक रखने से फोर्स कम हो जाती है। इसका मतलब भी एफ एक बड़ी वैल्यू है जबकि एफ प्राइम एक छोटी वैल्यू है। इसका मतलब भी एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन यूनिटी होगी। और क्योंकि एप्सिलॉन आर सेम यूनिट्स की एक रेशो है और रेशो के कोई यूनिट नहीं होते, लिहाजा जब हम कहेंगे परमिटिविटी या फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, तब उसके यूनिट होंगे वो क्या होंगे, कॉलम स्क्वायर ओवर न्यूटन स्क्वायर। जबकि एप्सिलॉन आर जिसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ये एक रेशो का नाम है, इसके कोई यूनिट नहीं होंगे, एप्सिलॉन आर के यूनिट नहीं होंगे। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर वैक्यूम है तो उसको हम यूनिटी 1 लेते हैं, जबकि एयर की वैल्यू इसकी वैल्यू 1.0006 लेते हैं। देयरफॉर इसका मतलब यह है प्राइम इज ऑलवेज लेस देन एफ एक्सेप्ट वैक्यूम। अगर हम वैक्यूम लेंगे तो एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ आएगा। इसके ये वैक्यूम के अलावा हमेशा जो है वो एफ प्राइम की वैल्यू लेस देन एफ होगा। रिलेटिव परमिटिविटी जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम दिया है उसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, the force, the ratio of the force between the charges placed in vacuum to the force when they are placed in medium। यानी कि दो चार्जेस हैं, सपोज के वो Q1 Q2 हैं, उनके में वो फोर्स जब हमने कोई चीज़ रखी नहीं कि वैक्यूम था वो फोर्स, और वो दूसरी फोर्स हमने ले ली जब दरमियान में मिली। यानी कि हम कहते हैं एप्सिलॉन आर जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हम कहते हैं ये उस फोर्स की रेशो का नाम है जब दरमियान में वैक्यूम है तब, और उसके दरमियान जब दरमियान में कोई मीडियम रखा था, तो इसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन द कॉलम फोर्स। कॉलम फोर्स जो है वो हमेशा रिड्यूस हो सकती है जब दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल या डाई रखते हैं।